व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो है स्कोप ऑफ सप्लाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये चैप्टर स्कोप ऑफ सप्लाई ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान की बॉडी में होता है ना दिल, कि अगर दिल तुम्हारा काम करना बंद हो गया तो तुम्हारी बॉडी में कुछ जान ही नहीं है, तुम मर गए। उसी हिसाब से अगर आपने ये चैप्टर मतलब जीएसटी पूरे समझने में आपने अगर सप्लाई नहीं समझा, ये चैप्टर की आपने इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो आपको आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सो ये चैप्टर आपको अपने दिल और दिमाग और जान में एकदम स्क्रू के साथ फिट करना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे पॉइंट्स ये चैप्टर से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर आपने अगर समझ लिया तो मतलब नैया पार हो गई आपके। सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम हमारी शपथ विधि लेंगे कि वी वुड सब्सक्राइब आवर चैनल, यू ऑल वुड बी सब्सक्राइबिंग आवर चैनल ग्रेड कूल, GRADKUL, the online digital learning app for grads and the post grads. सो चैप्टर है स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई हम समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है, बट सप्लाई स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको लास्ट मेरी वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी क्या है, सारे पॉइंट्स कवर किए थे। तभी एक हमारी चीज थी कि ये जीएसटी सर एप्लीकेबल तो होता है, बट आप हमें बताइए जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या कोई कोई ऐसे स्टेट्स है जिनको एग्जेप्शन दे दिया गया है कि ठीक है आपको जीएसटी से राहत मिल गई है, वैसा कुछ है। तो बच्चों देखो, जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इवन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये स्पेसिफिकली आप बोलोगे कि सर स्पेसिफिकली ऐसे जम्मू एंड कश्मीर का नाम क्यों ऐसा मेंशन किया, बिकॉज काफी सारे एक्ट्स एंड लॉज है जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते, वो रेस्ट ऑफ द अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होते हैं। सो ये जो जीएसटी है इसकी एप्लीकेबिलिटी स्पेशली ऐसे मेंशन किया हुआ है कि जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जो सबकी मंजूरी ली जा रही थी तभी जम्मू एंड कश्मीर ने बोला कि भाई हम भी आएंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे हमारे स्टेट में। तो जीएसटी की अप्रूवल जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट से भी आ गई। तो जम्मू एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझे? फिर नेक्स्ट पार्ट, जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है? मैंने आपको बताया था जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। टैक्स क्या होता है मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। टैक्स क्या है? टैक्स एक क्या है? बरोबर इनकम है। इनकम किसकी? आपकी या मेरी? नहीं, गवर्नमेंट की। इसे पे कौन करता है? हम और आप पे करते हैं। तो जीएसटी इज अ टैक्स चार्ज ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ। क्या बोले? जीएसटी इज अ टैक्स चार्ज मतलब चार्ज करते हैं हम किस पे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये देखो ध्यान से पढ़ो, क्या डेफिनेशन है? जीएसटी इज अ टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड। तो सप्लाई जो है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये चैप्टर फाउंडेशन है कि सप्लाई आपको समझना जरूरी है। आप टैक्स आप बोलोगे कि सर डॉक्टर सर ने बोला कि टैक्स जीएसटी है, जीएसटी लगा देना है, बस आंख बंद करके लगा दो। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा नहीं होता है। टैक्स कभी लगता है? सप्लाई को लगता है। अभी आप बोलोगे सर अब सप्लाई 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 कब के तो कह रहे हो, लेकिन सप्लाई के आगे तो समझो। मैं बोलूंगा बच्चों ये चैप्टर वही है कि सप्लाई को ही हमको समझना है कि सप्लाई क्या है। तो आप समझ लो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अग्रीड टू बी मेड। ठीक है, तो सप्लाई को हम समझेंगे। तो सप्लाई का एक बड़ा ही वाइड पर्सपेक्टिव है। तो सप्लाई में क्या क्या लिया जाता है, जैसे देखो मैंने यहां लिखा है सेल को सप्लाई माना गया है, ट्रांसफर को सप्लाई माना गया है, बार्टर को सप्लाई माना गया है, एक्सचेंज को भी सप्लाई माना गया है, लाइसेंस को भी सप्लाई माना गया है, रेंटल को भी सप्लाई माना गया है, लीज और डिस्पोजल को भी सप्लाई माना गया है।
आप बोलोगे कि सर नहीं समझ रहा है, आम्हाला समझत नाही, मला काही नहीं समझतो, समझाओ जरा डिटेल में। सो देखो धीरे धीरे समझते हैं। सप्लाई, सप्लाई है ना, एक उस सप्लाई के अंदर ही काफी एक वाइड एंगल है जिसमें काफी सारी चीज इंक्लूड हो रही है। तो सप्लाई के कुछ 6-7 पॉइंट है, जैसे कि सेल। सेल मतलब आप आज मोबाइल लेने गए, आप मोबाइल लेने गए तो आपको शॉपकीपर ने मोबाइल सेल किया, सो वो क्या होता है, सेल। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब आप कुछ अपनी आपका कुछ प्रोडक्ट या आप कुछ सर्विसेज तक ट्रांसफर नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट ही, तो आप एक किसी को अपनी प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, ये एक प्रोडक्ट ट्रांसफर करना। बाटर, पुराने जमाने में बाटर होता था, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला। एक्सचेंज, मोबाइल की शॉप में आपने देखा लेगा, एक मोबाइल नया मोबाइल लेने पर जूना मोबाइल लिया जाएगा, तो वो एक्सचेंज हो गया। मतलब आपने कुछ नया प्रोडक्ट लिया शॉपकीपर से और शॉपकीपर ने आपसे कुछ पुरानी चीजें ली, एक्सचेंज हुआ। यहाँ की ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको मोबाइल दिया और आपने मोबाइल के इन रिटर्न में मुझे कुछ और सामान दिया, तो वो होता है एक्सचेंज। फिर लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। रेंटल बेसिस पे किसी को कुछ प्रॉपर्टी देना, कुछ भी, कोई भी प्रेमाइसिस, कमर्शियल प्रेमाइसिस, आप किसी को भी, मैंने क्या बोला, कमर्शियल प्रेमाइसिस या कोई भी प्रॉपर्टीज आप किसी को रेंटल बेसिस पे या लीज बेसिस आपने समझा होगा, 100 इयर्स लीज होती है, 10 इयर्स लीज होती है, 15 इयर्स लीज होती है, 20 इयर्स लीज होती है। फिर डिस्पोजल मतलब आप डिस्पोजल, इट मींस स्क्रैप, आप किसी को कुछ कचरा बेच रहे हो, सो इसे भी सप्लाई कहा जाएगा। तो अब समझ रहे हो सप्लाई के आप अपने ही जान के अंदर कितने सारे पार्ट्स हैं। एक है सेल, अगर आपने सेल किया है तो उसे सप्लाई कहते हैं, मतलब किसी ने आपको कुछ मोबाइल दिया तो वो सेल हो गया, तो आप सप्लाई होता है तो जीएसटी लगेगा। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मतलब ब्रांच ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक प्रेमाइसिस से अपने दूसरे प्रेमाइसिस में गुड्स बेचना, वो भी ट्रांसफर हो गया तो सप्लाई माना जाएगा। बाटर सिस्टम, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब क्या है, ये सब सप्लाई है। सर इसके अलावा कुछ आता है? नहीं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, कि जिसमें सारी चीज, सारे पॉइंट्स यही कवर कर दिए है कि इसे सप्लाई। अगर इसके अलावा कोई कुछ भी चीज आप कर रहे हो तो इसे सप्लाई में नहीं इंक्लूड किया जाता। अब समझ रहे हो? तो ये जो 8 चीज है, ये 8 चीज अगर हो गई और आपने देखी है कि 8 चीजों में से कोई भी चीज ये पॉइंट को कवर हो रही है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। हम इसको आगे और डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स, एक एक पॉइंट को समझेंगे। समझे? तो सप्लाई क्या है, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। टैक्स क्या है? बट जीएसटी इज अ टैक्स चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, अग्रीड टू बी मेड। और इसके जो 8 पॉइंट्स है ये है सब, सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल। ये 8 पॉइंट है। अगर ये 8 पॉइंट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन फ्लो हो रहा है तो वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। समझे? कि अब इसके कुछ 4 या 5 इंक्लूजन है, 5 पार्ट है। सॉरी, सप्लाई के अंदर 5 पार्ट है कि कभी कभी उसको सप्लाई माना जाएगा। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पार्ट 1 क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड or agreed to be made for a consideration by the person in course of furtherance of business। मतलब आप बोलोगे कि सर समझा नहीं। देखो पार्ट 1 क्या कह रहा है? पार्ट 1 हमको चीख के यही कह रहा है कि अगर आपने किसी को सप्लाई किया, आपने सप्लाई क्या किया, गुड्स किया या तो सर्विसेज की, या तो दोनों साथ में किया। सप्लाई में जिसमें गुड्स भी था, सर्विसेज भी थी, या तो दोनों ने अपने दोनों मिलकर साथ में किया। अग्रीड टू बी मेड और अग्रीड टू बी मेड, इसका मतलब आपने सप्लाई किया या तो आपने प्रॉमिस किया कि मैं आगे जाके आज से 3 महीने बाद में आपको ये प्रोडक्ट आपको सप्लाई करूंगा। इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब जैसे कि ये मोबाइल है, मैंने ये मोबाइल आपको प्रॉमिस की, मैं आपको अगर आज देता हूं तो ये सप्लाई है। मैंने आपको ये मोबाइल दिया और मैंने आपसे 10,000 रुपीज ली तो ये सप्लाई है।
मैंने आपको ये मोबाइल देने की आपको प्रॉमिस की है कि 3 महीने बाद मैं आपको ये मोबाइल दूंगा और आप मुझे इसका कंसिडरेशन दोगे 10,000 रुपीज, तो ये सप्लाई हो जाएगा। बट सप्लाई कभी होगा? इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है ये नहीं समझा मैं, आगे के पॉइंट्स तो समझे, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर आपको आज एक मोबाइल बेच रहा है, तो मोबाइल बेच रहा है मतलब आज उसका वो बिजनेस है, वो आज उसका धंधा है, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है मतलब अपना बिजनेस चला रहा है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए, इसमें उसका कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये अपना बिजनेस कर रहा है, सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग, तो ये उसका बिजनेस है। सो इट इज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो पार्ट 1 यही कह रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ agreed to be made or made for a consideration in course of furtherance of business। समझा? पार्ट 1 समझियो? मतलब पार्ट 1 अगर आपको पूछे, आपको कुछ अगर पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना है तो कैसा? सर पहला पॉइंट सप्लाई कभी होता है आपको जानना जरूरी है, तो सप्लाई के अंदर आपको देखना है कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या तो दोनों है, मैं बोलूंगा है, सो बराबर है, फर्स्ट टिक। सेकेंड कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है, यस सर कंसिडरेशन भी फ्लो हो रहा है, सेकेंड टिक। सर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यस सर है, थर्ड टिक। बस ये 3 कंडीशन फॉलो हुई मतलब इट इज अ सप्लाई। समझे? पार्ट 2, पार्ट 2 क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट मैंने कहा था कि आउटसाइड इंडिया, आप आउटसाइड इंडिया से कोई भी सर्विसेज, क्या मेंशन कर रहा हूं? सर्विसेज। देखो क्लियरली लिखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब आपने इंपोर्ट किया है, किसी से आपने यूएस से कोई सर्विस ली है। मतलब मैंने आज एक मेरा घर इंटीरियर डिजाइनिंग कराना था मुझे, तो मैंने क्या कहा कि इंडिया से नहीं, मैं कोई फॉरेन, मेरा स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैंने कोई फॉरेन से एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया और मैंने उसकी काम को हायर करके उसकी सर्विसेज इंपोर्ट किए, तो मैंने उसको इन रिटर्न में उसको 10 लाख रुपीस दिए। सो यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है, इंपोर्टेशन हो रही है, इंपोर्टेशन ऑफ क्या हो रही है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ओनली सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है। कंसिडरेशन फ्लो हो रही है नहीं? यस सर कंसिडरेशन फ्लो हो रही है, मैंने उसको 10 लाख रुपीस दिए, कंसिडरेशन भी फ्लो हो रही है और इंपोर्ट भी हो रही है। तो सर ये क्या होगा? यस डेफिनेटली ये सप्लाई माना जाएगा। समझे आप? अगर इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन फ्लो हो रही है और सर इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट कंसीडर करना है? नो नो बच्चों, जरा भी नहीं। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, आपको उस पे जीएसटी लगेगा ही, बिकॉज उसको सप्लाई माना गया है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज देखो समझो, आपने अपनी इंडियन करेंसी फॉरेन में, आपने इंडियन करेंसी को बाहर जाने दिया, आपने सर्विसेज इंपोर्ट की, सर्विसेज इंपोर्ट की तो आपने इंडियन करेंसी बाहर जाने दी, यहाँ गवर्नमेंट का लॉस है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज आपने कंसिडरेशन फ्लो किया है बाहर, इंडिया के बाहर, तो इससे सप्लाई के अंदर सप्लाई के पर्सपेक्टिव में लिया जाएगा और इसमें क्या लगेगा? सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, 2 लाख से जीएसटी लाख से काय लागणार? जीएसटी लागणार। पार्ट 3, सो पॉइंट स्टार्टिंग के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको समझ गए। पार्ट 1 में क्या कहा था? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन फ्लो होना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ होना जरूरी है, तो सप्लाई माना जाएगा। पार्ट 2 में सर आपने क्या पढ़ाया? पार्ट 2 में याद करने तो सर, हाँ आपने पढ़ाया कि अगर इंपोर्ट किया तो भी इंपोर्ट किया और कंसिडरेशन फ्लो गया, इंडिया में से करेंसी बाहर गई, सो आपको सप्लाई माना जाएगा। आपको वहां देखना ही नहीं है, आपको एकदम वो घोड़े की तरह आंख पे पट्टी बांधनी है। आपको एग्जाम में अगर पूछते तो आपको सिर्फ देखना है कि सर इंपोर्ट हो गई है, इंपोर्ट में भी क्या हो गई? इंपोर्ट में गुड्स नहीं होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुई और कंसिडरेशन आ गई है, बात वहीं खत्म, उसको सप्लाई माना जाएगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? तेल लगाने गया, क्या लेने गया? तेल लगाने गया,
पार्ट 3 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में क्या है, आपने आगे के 2 पॉइंट में देखा रहेगा कंसिडरेशन का होना जरूरी था, लेकिन सर पार्ट 3 में तो आपने कहा दिया कि विदाउट कंसिडरेशन। यस बच्चों, कंसिडरेशन नहीं होता है फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। सर ऐसे कौन से केस है बच्चों, धीरज रखिए, आगे जाके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके कुछ उसके और कुछ पॉइंट्स है, मतलब जहां कंसिडरेशन भी फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन आपने गुड्स एंड सर्विसेज भेजी है तो बट ऑब्वियस उसको सप्लाई माना जाएगा। ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। और सप्लाई माना जाएगा तो सर इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। यस बच्चों, अगर कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना बहुत ही जरूरी है। समझे समझे कि नहीं? यस। पार्ट 4 क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में ना जब जीएसटी आया ना तब काफी सारा हवा मचा हुआ था कि सर इसको गुड्स में ले कि सर्विसेज में ले, ये प्रोडक्ट को तो ये एक्टिविटी को गुड्स में इंक्लूड करे कि सर्विसेज में इंक्लूड करे कि इंक्लूड ही ना करे। काफी सारा हुआ मचा हुआ था कि इसको क्या माना जाए। तो गवर्नमेंट ने ना एक सप्लाई के अंदर एक पार्ट बना दिया, पार्ट 4, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि देखो नागरिकों, अगर ये कुछ आइटम्स मेंशन किए जिसमें अगर ये सब चीज में फॉल हो रही है तुम्हारी एक्टिविटी तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है। फिर पार्ट 5 क्या है, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट सर क्या होता है, नेगेटिव रोल सुना था सर मूवी में, लेकिन नेगेटिव लिस्ट नहीं सुनी है सर। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट वो है जहां टैक्स गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी जो एक्टिविटीज है इसको गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है कि यहाँ टैक्स लगेगा ही नहीं, यहाँ टैक्स जीएसटी लगेगा ही नहीं। जीएसटी वही सारी एक्टिविटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है ताकि वहां जीएसटी की कोई बात ही खड़ी नहीं होती है। सो वो नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट में भी कौन सी सर्विसेज एंड एक्टिविटीज है सर, मैं बोलूंगा सर आगे आगे धीरे धीरे हम पढ़ते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी एक्टिविटीज है। मैं आपको समरी में आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। सप्लाई में फिर से एक बार समअप करूंगा। सप्लाई क्या, जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ टैक्स क्या है बट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगती है। बट सप्लाई में क्या क्या सर, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, एक्सचेंज एंड डिस्पोजल, ये सारी अगर 8 चीजें हो गई तो जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा। सर सप्लाई तो आपने बता दिया कि ये सारे 8 जो मेन हेड है, मतलब सेल हो गया तो भी सप्लाई मानता है, ट्रांसफर हो गया, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल हो गया तो भी सप्लाई मानते हैं। सर अब इन डिटेल अभी बताओ तो मैंने आपको पार्ट 5 में से सप्लाई डिवाइड हुआ है, मैंने आपको वो बता दिया। फर्स्ट पार्ट में था क्या, सप्लाई था, कंसिडरेशन था, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। सेकेंड पार्ट में क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज था और कंसिडरेशन था। वहां फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखना जरूरी था? नहीं, गलत बात, जरा भी देखना जरूरी नहीं था। सिर्फ कंसिडरेशन देखना जरूरी था और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज देखनी जरूरी थी। पार्ट 3 में क्या था, सप्लाई है बट कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है। कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है तो सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है। अव्वल 1 नंबर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है सप्लाई के लिए। सर पार्ट 4 में क्या था, पार्ट 4 वही है कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में माना गया है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, कौन सी एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, कौन सी एक्टिविटीज सर्विसेज माना गया है। ये क्यों गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था, बिकॉज काफी सारा कंफ्यूजन था कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ले कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले इस एक्टिविटीज को, तो उसके लिए इंक्लूड किया था। पार्ट 5 क्या है सर, पार्ट 5 नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट क्या, ये कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि अगर वो एक्टिविटीज अगर आपका बिजनेस है तो आपको जीएसटी लगेगा ही नहीं, आपको गवर्नमेंट में जीएसटी सबमिट नहीं करना है, भरना नहीं है। तो कम ऑन बच्चों पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 मैंने आपको कहा था, जो पार्ट 1 अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सप्लाई क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स, मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिया था। ये हमारी छोटी सी छुक गाड़ी मैंने बताई है। छुक गाड़ी का पहला डब्बा क्या बोलते हैं कि आप 8 बिजनेस ये कर रहे हो, 8 में से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, कौन से वाले, आपने तो सेल किया है, जी नहीं, ट्रांसफर किया है, जी नहीं, लाइसेंस किया है, जी नहीं, बार्टर किया, जी नहीं, लीज किया, नहीं किया, एक्सचेंज किया, यस मैंने एक्सचेंज किया, तो बस सप्लाई में आ गया। तो मैं बोला देखो ये 8 में से अगर आपने कुछ भी किया ना तो सप्लाई माना जाएगा। बट कंसिडरेशन हुआ है, यस सर कंसिडरेशन देखना जरूरी है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है, जी हाँ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है।
तो आप पार्ट 1 समझ रहे हो, 8 चीजें हैं, कंसिडरेशन होना जरूरी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी है। पार्ट 1 क्या था, सेक्शन 7 सब सेक्शन वे सब सेक्शन ए, उसमें क्या था, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब सप्लाई होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बच्चों यहाँ है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय एचओ, देखो सेल्स का एग्जांपल है, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये हुआ तो सेल है, सप्लाई है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय एचओ टू इस डिपो, हेड ऑफिस ने अपनी डिपो में ट्रांसफर किया, डिपो मतलब उनकी एक ब्रांच होती है जहां से गुड्स सप्लाई होते हैं, मतलब हेड ऑफिस एक अपने डिपो जहां वेयर हाउस की तरह गुड्स रहते हैं और डिपो आगे सब कंज्यूमर्स को गुड्स सप्लाई करता है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। जी सर, मैंने आपको कहा था ये ट्रांसफर का एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट, सीए फाइल आईटी रिटर्न ऑफ बाबर एंड रिटर्न कट्स हेयर ऑफ सीए, ये काय का एग्जांपल है सर, ये तो बार्टर सिस्टम का हो गया कि मैंने तुम्हारे बाल काटे, तुम मेरा आईटी रिटर्न फाइल कर दो, तो एक बार्टर सिस्टम हो गया कि मैंने आपके लिए कुछ किया, आप भी मेरे इन रिटर्न में करो, तो सर ये सप्लाई है। जी हाँ, ये सप्लाई है, बिकॉज अगर आईटी रिटर्न फाइल तभी करा है जब उसने बाल काटे, और अगर बाल काटे तो मैं उसको कैश देता था, पैसा देता था, बट यहाँ मैंने पैसे नहीं दिए, इक्विवेलेंट अमाउंट का कुछ मैंने आईटी रिटर्न फाइल कर दिया। आईटी रिटर्न वैसे तो इतना सस्ते में फाइल नहीं होता है, 100-200 रुपए में, ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है। तो CA files IT return of Babar and Babar in returns cut hair of a CA. Mr. Rohit exchanges new handset against old handset. ये किसका एग्जांपल है सर, बताओ, एक्सचेंज का, नया मोबाइल लो, जूना मोबाइल दो। लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस ऑन रेंटल बेसिस, मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट कभी-कभी या कोई इंडिविजुअल से गवर्नमेंट लीज पे कोई प्रीमाइसेस लेती है, फिर वो 10 इयर्स हो कि 100 इयर्स हो, गवर्नमेंट उसको कुछ कंसिडरेशन देती है और वो प्रॉपर्टी लीज पे लेती है, तो सप्लाई में आएगा। जी हाँ, वो सप्लाई का एग्जांपल है। डिस्पोजिंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स अगेंस्ट कंसिडरेशन, यस, स्क्रैप के तरह डिस्पोज करना। सर अगर मैं डिस्पोज करता हूं तो उसके अंदर अगेंस्ट मेरे को जो कैश आएगा तो उसको सप्लाई माना जाएगा। जी हाँ, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने सप्लाई के 8 पॉइंट्स कवर किए थे, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। बोलो बच्चों मेरे साथ, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये 8 पॉइंट दिमाग में फिक्स बिठा लो कि अगर ये 8 चीज में से कुछ भी हुआ तो सप्लाई है, समझे? ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में आपने क्या कहा था, याद करो, मैंने कहा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में अगर आपने कंसिडरेशन दिया, बात वहीं खत्म, आगे कहीं पण बोलवानो नहीं, आगे कुछ भी कहने का नहीं। मतलब आपने अगर इंडियन करेंसी फॉरेन में दी है और आपने वहां से कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की है तो उसे उसी वक्त सप्लाई माना जाएगा, समझे कि नहीं? तो देखो ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन ही देखना जरूरी है, फिर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो कि ना हो, सप्लाई माना जाएगा, समझे कि नहीं? यो एग्जांपल्स देखो, बाहुबली, a proprietor has received the architect services for his house from an architect located in New York at an agreed consideration of $10,000। मतलब क्या, बाहुबली ने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, कहां से? न्यूयॉर्क से ली, कितने कंसिडरेशन को फिक्स किया था? $10,000। The import of services by Bahubali is supplied under section 7 subsection 1 subsection B even it is in course or not in course of furtherance of business। तो आप समझे, कंसिडरेशन आ गया, कंसिडरेशन की बात आ गई तो वही अपनी आंखें बंद कर देने की और बोल देने का कि सर ने कहा था कि सप्लाई आएगा तो बस कंसिडरेशन फ्लो हुआ तो इट इज अ सप्लाई। सर सेकंड पार्ट ये क्या है, आपने लिखा है इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन। अच्छा बच्चों, ये पॉइंट इसमें आगे और हम कहते हैं कि कैसा है कि अगर आपने कंसिडरेशन दी है, बट सर अभी यही सेम एग्जांपल बाहुबली ने इंटीरियर आर्किटेक्ट की जो एग्जांपल्स आगे वाला लेते हैं, बाहुबली ने जो इंपोर्ट की है सर्विस आर्किटेक्ट की, अगर यही चीज अगर मैं किसी अपने रिलेटिव से लेता तो, जैसे कि बाहुबली का छोटा भाई कटप्पा, ये हमारे एग्जांपल में बाहुबली का छोटे भाई का नाम क्या है? कटप्पा। क्या नाम है? कटप्पा। तो कटप्पा से यूएस से बाहुबली ने कुछ सर्विसेज इंपोर्ट की है,
कटप्पा कौन है? बाहुबली का छोटा भाई है। बाहुबली के छोटे भाई कटप्पा से उसने इंपोर्ट की है सर्विसेज। सर माना जाएगा सप्लाई? बच्चों देखो इसमें आप अभी क्या देखोगे, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर सप्लाई कहना जरूरी है? सर अगर आपने किसी भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसका आपको रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन और उसको इन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अपने ध्यान में रखो कि आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की है और आपने उसको कंसिडरेशन बाहर अपने इंडिया से बाहर जाने दिया, बट वो आपके बिजनेस के लिए नहीं था, आपने वो बिजनेस के लिए नहीं था, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई नहीं माना जाएगा। बाहुबली ने कटप्पा जो कि उसका छोटा भाई है, उससे उसने कोई सर्विसेज इंपोर्ट की है, बट वो उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। कटप्पा ने इनको सर्विसेज बाहुबली को दी है, हाउस इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दी है, बट ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की नहीं है, तो सर सप्लाई माना जाएगा? ना बच्चों, सप्लाई नहीं माना जाएगा। अच्छा सर, और ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो कौन छूटा है हमारे इंडिया की आंखों से? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो वहीं आके गवर्नमेंट के जीएसटी ऑफिसर पकड़ लेते, सर जी हैंडकफ्स आपने इंपोर्ट किया है, जी हाँ, आपने कंसिडरेशन दिया, जी हाँ, आपका ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, जी हाँ, अब रिलेटेड हो, जी हाँ सर, रिलेटेड का कुछ बेनिफिट नहीं है। क्यों? सर आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आपने सर्विसेज ली है ना, तो सर आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ली तो आपको सर जीएसटी आ जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। सर सप्लाई माना जाएगा तो आपको बाद में जीएसटी भी लगेगा। मैं बोला ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या पॉइंट? इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट किया, कंसिडरेशन दिया, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता, कंसिडरेशन होता तो सप्लाई माना जाता था। समझियो के नहीं? वेरी गुड। तो हमारे दो पार्ट क्लियर हो गए। थर्ड पार्ट, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। थर्ड पार्ट क्या है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सर ये आपने कहा था कि हाँ कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जहां आपने बताया कि जहां ट्रांजेक्शन्स कंसिडरेशन फ्लो भी नहीं हुआ बट सप्लाई माना जाएगा। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आपने किसी को कुछ सप्लाई किया लेकिन उसने पैसा नहीं दिया? बच्चों पॉसिबल है, गवर्नमेंट ने ये 4 सिनेरियो यहाँ मेंशन किए हैं। अगर ये 4 चीज में अगर आपके ट्रांजेक्शन्स फॉल्स हो रहे हैं, अगर ये 4 चीज में आपकी एक्टिविटीज फॉल हो रही है तो उसे कंसिडरेशन भी नहीं है, आपने पे किया है, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। इज इट सर? जरूरी है ऐसा? जी हाँ बच्चों। पहला है क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। सर ये क्या है? ये तो हमको समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट मतलब क्या? मेरे पास एक मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप आउटडेटेड हो गया था, उसके वर्जन्स नए मॉडल्स आ चुके थे, तो मैंने क्या किया, ये मेरा पुराना लैपटॉप है, मैंने किसी को परमानेंटली दे दिया, मतलब किसी को ट्रांसफर कर दिया या किसी को बेच दिया मतलब पैसे से नहीं, मैंने फ्री में किसी को भी दे दिया। तो सर ये परमानेंट ट्रांसफर, आप इसमें आपको सर सप्लाई माना जाएगा या नहीं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, मैंने अपना लैपटॉप किसी को दे दिया, उससे कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो सर सप्लाई क्यों माना रहे हो? सर इसमें तो मेरा लॉस है ना सर, ऐसा क्या कर रहे हो आप सर? तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट का लॉजिक है ना, गवर्नमेंट ने बहुत ही डिटेल में इसको एनालाइज किया कि यार ये तो हमारा लॉस है। आप बोलोगे सर लॉस कैसे हुआ? गवर्नमेंट का लॉस है। देखो जब भी मैंने लैपटॉप खरीदा था, तो मैंने लैपटॉप खरीदने के टाइम पे मैंने कुछ जीएसटी भरी रहेगी, तो मैंने जीएसटी का सेट ऑफ लिया रहेगा, वो हम आगे कवर करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिएगा, जब भी मैंने लैपटॉप खरीदा तभी मैंने जीएसटी भरा था और मैंने वो जीएसटी की सेट ऑफ ली थी। मैंने जो जीएसटी पे किया था परचेज के टाइम पे, उसका मैंने सेट ऑफ लिया था, तो मुझे वहां गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया। बट जब भी मैं आगे यही लैपटॉप आज 5 साल बाद मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ गवर्नमेंट का लॉस है। सर गवर्नमेंट का कैसे लॉस है? बिकॉज मैंने परचेज के टाइम पे जीएसटी भरा था बट सेल के टाइम पे कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, तो मैं जीएसटी नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट ने पहले मुझे कंसिडरेशन
तो जो मैंने लैपटॉप खरीदने के टाइम पे जीएसटी भरा था उसकी मेरे को गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दी थी, बट आगे जाके मैंने जब सेल किया विदाउट कंसिडरेशन तो गवर्नमेंट का तो यहाँ बहुत लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा, चाणक्य को बुलाया कि चाणक्य इसके बारे में आप सोचा जाए, क्या किया जाए। तो चाणक्य ने अपनी चतुर बुद्धि लगाते हुए कहा कि सर एक काम करो, गवर्नमेंट चाणक्य ने कहा मोदी जी एक काम करो, अगर कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है तो आप है ना उसको सप्लाई मानो, तभी मानो कि आगे जब भी मैंने परचेस के टाइम पे आईटीसी लिया था, मतलब आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने बेनिफिट मैंने कहा था जीएसटी भरा उसकी बेनिफिट। तो चाणक्य ने कहा कि अगर जो भी असेसी ने, अगर जो भी बिजनेसमैन ने वही लैपटॉप खरीदने के टाइम पे उसका सेटअप लिया है तो वो आगे जब वो आगे वही प्रोडक्ट आगे किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। फिर वो उसने उससे कंसिडरेशन लिया हो कि ना लिया हो उसको सप्लाई ही माना जाएगा। तो क्लियरली मेंशन हो गया कि आपने अगर किसी चीज की आईटीसी अवेल की है और आगे जाके फ्यूचर में आपने किसी को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया तो उसे सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पहले बेनिफिट ली थी आईटीसी की, इसके लिए भी आपको उसको सप्लाई माना जाएगा, फिर भले आपका कंसिडरेशन फ्लो हुआ या ना हुआ हो। समझे? तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईटीसी की अवेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आईटीसी अवेल की है तो सप्लाई है, बट आपने परचेस के टाइम पे आईटीसी अवेल नहीं की थी तो आगे भी आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, सो उसको सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। सो क्या पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। समझे? मतलब इसमें आपको दो पॉइंट क्या याद रखना है कि आईटीसी ली थी, आईटीसी नहीं ली थी तो आगे सप्लाई नहीं मानी जाएगी, अगर आपने आईटीसी अवेल की थी तो आगे सप्लाई मानी जाएगी। समझे? ओके, देखो एग्जांपल, ABC Limited donates old laptops to charitable school when new laptops are purchased by business. This will qualify as supply provided ITC has been availed by ABC Limited on such laptops. समझे? ABC Limited ने अपने लैपटॉप्स, अपने ओल्ड लैपटॉप्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी आश्रम में, किसी चैरिटेबल स्कूल्स के अंदर दे दिए और उन्होंने ABC ने नए लैपटॉप खरीदे थे, तो गवर्नमेंट पूछेगी नॉक 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 ABC लिमिटेड, आप आपने ये जब जो ओल्ड लैपटॉप्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिए तो आपने जब ये ओल्ड लैपटॉप जब भी आपने खरीदे थे तभी आपने उसकी सेट ऑफ ली थी? आप बोलोगे सर नहीं ली थी। नहीं ली थी, ठीक है, तो आप आगे इसको सप्लाई कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन आपने जहां कर कह दिया कि हाँ सर मैंने ली थी पहले सेट ऑफ इसके, तो आप वहीं पकड़े गए। अगर आप पकड़े गए तो आपको उसको सप्लाई मानना पड़ेगा। मतलब एक्टिविटीज जहां आपने कंसिडरेशन लिया भी नहीं है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने ओल्ड लैपटॉप दिए है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी आपको उसको उस पे अपने वो अमाउंट पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। समझे? सेकंड एग्जांपल भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई इफ इट इज मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर रिलेटेड पर्सन से और डिस्टिंक्ट पर्सन से इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने किसी भी चीज की सप्लाई, मतलब किसी भी चीज गुड्स ली है या गुड्स ट्रांसफर सप्लाई की है, तो उससे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रुको बच्चों, कैसे, मेरा रिलेटिव था, मेरा भाई, मैंने मेरे भाई को कोई भी गुड्स दिया या तो कोई भी सर्विसेज दी, मेरा भाई मेरा रिलेटेड पर्सन है, मैंने उसको सर्विसेज दिया, कोई गुड्स दी और इन रिटर्न में उसने मुझे कैश नहीं दिया, अगर उसने मुझे इन रिटर्न में कैश नहीं दिया तो भी फिर इसे सप्लाई माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज ये मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, मैंने उसे गुड्स या सर्विसेज दी और वो भी उसकी सेम लाइन ऑफ बिजनेस है या उसने अपने बिजनेस में यूज आने के लिए मेरे से कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट लिया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, हमारा बिजनेस का रिलेशनशिप था उसमें, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बट जहां मैंने उसको कोई गुड्स दिए, मैंने जहां उसको कोई सर्विसेज दी, बट वहां फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रही थी, तो उसको सप्लाई माना जाएगा? नो सर, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? रिलेटिव पर्सन कौन होता है? मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे डैड, मेरे भाई बहन, सब लोग रिलेटिव में आ गए। बट डिस्टिंक्ट पर्सन क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सर मेरी आज एक ब्रांच बॉम्बे में है, दूसरी ब्रांच पुणे में है, तो जो पुणे की ब्रांच है वो मेरे लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्या है? पुणे की ब्रांच मेरे लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। समझे? समझे कि नहीं? यस।
मतलब रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई कभी माना जाएगा अगर आपने किसी कोई भी गुड्स या सर्विसेज अपने किसी भी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजी है और जहां आपने कंसिडरेशन कलेक्ट नहीं किया है बट वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई माना जाएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। पॉइंट क्लियर। रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, कंसिडरेशन नहीं है, पहला पॉइंट बरोबर है, बट अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई माना जाएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एग्जांपल एक बार पढ़ लीजिएगा, यश सीए हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। यश कौन है, यश एक सीए है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी है, दिल्ली में है। He has also obtained registration in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र में एक उनकी और एक रजिस्ट्रेशन ब्रांच है। In respect of his branch, Yash shall be treated as distinct person in respect of registration in Maharashtra and Delhi. अब समझे दूसरी ब्रांच के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके। थर्ड पॉइंट, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। सर ये क्या है, स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर? सर क्या है स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर? ये है कि आज मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, समझे, आज मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में और दूसरी ब्रांच राजस्थान में, दोनों ब्रांच की जीएसटी नंबर दोनों की अलग अलग है। मेरी महाराष्ट्र ब्रांच के पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और राजस्थान ब्रांच के अंदर भी मैंने अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखी है। दोनों मेरी ही ब्रांच है, दोनों मेरी ही बिजनेस की ब्रांचेस है। तो सर ये जो महाराष्ट्र की ब्रांच ने अगर विदाउट कंसिडरेशन राजस्थान की ब्रांच को कोई भी सर्विसेज दी या कोई भी गुड्स दिया तो सर उसे सप्लाई माना जाएगा। यस बच्चों, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि जहां ट्रांजैक्शन फ्लो हुए हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, जो कि दोनों दूसरे स्टेट में है और दोनों ने अपनी अपने जीएसटी नंबर निकाले हुए हैं, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। क्या पढ़ो एक बार, ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम लीगल एंटिटी, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। आप समझे कि नहीं? यस सर बट ट्रांसफर माना जाएगा तो फिर यहाँ लॉस नहीं है? नो बच्चों, क्योंकि मैंने सप्लाई किया तो उसका आईटीसी भी अवेल कर लूंगा मैं, तो यहाँ लॉस कुछ भी नहीं है। तो आप समझ लो स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर, मुंबई ब्रांच से राजस्थान ब्रांच में कोई भी गुड्स बेचे या सर्विसेज बेची है विदाउट कंसिडरेशन तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। 3 पॉइंट कवर कर किए, कौन से ट्रांसफर वाले केस। देन सेकंड कौन सा केस कवर किया हमने, पीछे जाओ, सेकंड पॉइंट था रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट था स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। सर फोर्थ पॉइंट क्या है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पॉइंट। सर फोर्थ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या है सर, देखो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सप्लाई सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर कोई सर्विसेज दी। सर ये क्या है सर, आपने ये क्या कहा कि जी हाँ बच्चों, अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के रिलेटेड मैंने अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दी, मतलब यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, आप क्या समझे, एम्प्लॉय ने अपने ही एम्प्लॉयर को, एक नौकर आदमी ने अपने सेठ आदमी को कोई सर्विसेज दी या कोई गुड्स ट्रांसफर किया जो कि बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, तो सर उसको सप्लाई माना जाएगा? नो बच्चों, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई नहीं माना जाएगा। वेरी गुड, समझा। एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज ट्रांसफर की है या तो गुड्स ट्रांसफर की है, बट वो गुड्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आने वाले नहीं है, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकेंड केस सर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया तो सर बात तो बरोबर है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया तो उसको सप्लाई माना जाएगा सर, बिकॉज कंसिडरेशन तो फ्लो नहीं हो रहा है, गिफ्ट दिया, गिफ्ट इज फ्री फ्रॉम मनी, सो सर गिफ्ट माना जाएगा, गिफ्ट को सप्लाई माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इधर क्या किया, देखो अगर एक साल में अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट सर अगर 50,000 के ऊपर, इट मींस 50,001 रुपीज हुआ तो आपको जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी मतलब
सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा। परफेक्ट, यस सर। तो हम इधर सिर्फ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने ही एम्प्लॉय को, अपने ही आदमी को, अपने ही नौकर आदमी को कोई भी गिफ्ट्स दिए और गिफ्ट्स की वैल्यू सालाना इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर अप टू 50,000 तक कोई गिफ्ट दिया तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट 50,000 से जहां एक्सीड हुआ, क्या हुआ, 50,000 से जहां एक्सीड हुआ तो उसको सप्लाई माना जाएगा। समझे? अच्छा, पांचवा पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सॉरी, 5 पॉइंट है इसमें। 5 पॉइंट कौन सा? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट कौन सा? प्रिंसिपल एजेंट, मतलब एक प्रिंसिपल है और उसके वो अपने गुड्स डायरेक्ट कस्टमर्स को ट्रांसफर नहीं करता है। प्रिंसिपल एक शॉपकीपर ने अपना एक एजेंट हायर किया है और शॉपकीपर वो एजेंट को अपने गुड्स सप्लाई करता है और एजेंट एंड कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करता है। सो जो एक शॉपकीपर अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा या तो उनको सर्विसेज देगा और जो एजेंट आगे जाके वो सर्विसेज फॉरवर्ड करेगा तो उसको सर सप्लाई माना जाएगा। जी हाँ सर, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। जी सर, इसमें ध्यान रखो, ओनली गुड्स कवर किया है, सर्विसेज कवर नहीं की है, सर्विसेज कवर नहीं किया है बिकॉज सर्विसेज प्रिंसिपल एजेंट कैसे देगा, सर्विसेज कवर नहीं की है, इसके लिए ओनली गुड्स। ध्यान रखो, ओनली गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल ने कोई गुड्स ट्रांसफर की है, किसको किया? एजेंट को किया, और एजेंट ने फर्दर किसी को सप्लाई किया तो उसको सप्लाई माना जाएगा। जी हाँ सर, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मुंबई। एबीसी कहाँ की कंपनी है? मुंबई की कंपनी है। एंगेज राघव एंड सन्स एज एन एजेंट टू सेल गुड्स, मतलब एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो मुंबई की है उन्होंने एक राघव एंड सन्स को एजेंट बनाया, अपना क्या बनाया? एजेंट, टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। तो जो एबीसी राघव एंड कंपनी को, राघव एंड सन्स को जो गुड्स सप्लाई करेगी उसको सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई माना जाएगा तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। फोर्थ पार्ट क्या है सर? फोर्थ पार्ट क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये वही कुछ सर्विसेज है और कुछ एक्टिविटीज है जहां बहुत कंफ्यूजन थे कि पहले इसको गुड्स मिले कि उसको सर्विसेज मिले, तो गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया है कि किसे गुड्स मिले और किसको सर्विसेज मिले। पहला पॉइंट है ट्रांसफर। सर ट्रांसफर मतलब इमीडिएट ट्रांसफर। देखो, दो तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक तो कौन सा ट्रांसफर होता है? इमीडिएट ट्रांसफर, और दूसरा होता है डिफर्ड ट्रांसफर। इमीडिएट एंड डिफर्ड ट्रांसफर मतलब क्या है? इमीडिएट ट्रांसफर मतलब मैंने आज का आज किसी को ट्रांसफर कर दिया, मैंने आज का आज किसी को ट्रांसफर कर दिया। और सेकंड डिफर्ड ट्रांसफर मतलब मैंने आज किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं आज से 3 महीने बाद तुमको ये ट्रांसफर करूंगा। तो सर इसमें कंफ्यूजन क्या था? सर कंफ्यूजन ये था कि इमीडिएट ट्रांसफर जो होता है और डिफर्ड ट्रांसफर होता है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको इन डिटेल में क्या बताया कि देखो, इमीडिएट ट्रांसफर में समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट लॉजिक समझना है कि जहां आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो और जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसके टाइटल भी उसको ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब सर टाइटल ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है सर? कि मैंने आपको एक गुड्स दिया, मैंने आपको मोबाइल दिया, और मैंने आपको मोबाइल दिया तो आपको कह दिया कि मोबाइल का टाइटल आज का इसका मालिक भी तू है भाई, आज का इसका मालिक भी तू है, इसका मालिक आज से मैं नहीं हूं, ये मोबाइल आज से तेरा, और मैंने इसका जो टाइटल जो मेरा था मैंने आपको आपके नाम पे टाइटल ट्रांसफर कर दिया। तो सर मैंने जहां आपको टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया, इमीडिएट ट्रांसफर के केस में जहां मैंने आपको टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों समझे बच्चों? समझो आप, जहां टाइटल भी मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपनी ओनरशिप भी दे दी, किसी को मैंने ओनरशिप भी दे दी, तो उसको गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। सेकंड केस होता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मैंने किसी को ये मोबाइल ट्रांसफर किया, बट मैंने उसको किया कि भाई तू इसको 6 महीने वापर, बट इसकी ओनरशिप इसका मालिक मैं ही रहूंगा, तो सिर्फ इसको यूज कर। तो ये क्या माना जाएगा? इसको काइंड ऑफ रेंट पे देना होता है। इसको ट्रांसफर मतलब ये सिर्फ यूज पर्पस दिया है,
तो यूज पर्पस दिया है तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। आप समझे, जहां टाइटल आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, बट जहां आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, आपने सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर किया, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर डिफर्ड ट्रांसफर, सर डिफर्ड ट्रांसफर को क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब आप आज मेरे पास आए, आपने कहा कि सर ये मोबाइल है, आप आईफोन 11 आप मेरे से ये आईफोन 11 में आपसे खरीदना चाहूंगा, लेकिन सर आज इसकी मैं कहूंगा कि सर देखो आईफोन 11 की बुकिंग अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आईफोन 11 की बुकिंग आज से स्टार्ट हुई है, लेकिन आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी 2 महीने बाद। तो सर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। बच्चों इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा बिकॉज मैंने इसको आज उससे कंसिडरेशन लिया है, बट इसको कमिटमेंट डिलीवरी की कभी की है 2 महीने बाद। मैंने आज उससे बुकिंग ले ली है, बट मैं उसको डिलीवर करूंगा 2 महीने बाद, तो ये क्या हुआ, डिफर्ड ट्रांसफर। आफ्टर समटाइम्स ऑफ डे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रांसफर करते हैं उसको डिफर्ड ट्रांसफर कहते हैं, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, समझा। थर्ड सेकेंड पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। मैंने लैंड लीज पे दिया है किसी को, लैंड मैंने सॉरी टेनेंसी के बेसिस पे दिया है, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, मैंने अपना लैंड किसी को 100 इयर्स की लीज पे दिया है, टेनेंसी दिया है, सो उसको मैंने ऑक्यूपाई लैंड किया है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स दिया है। जैसे एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूज ऑफ लैंड, मतलब मैंने अपना लैंड, मेरी लैंड थी, मैंने गवर्नमेंट को लैंड दे दी, मैंने कहा कि आप ये लैंड को 100 इयर्स के लिए आप ऑक्यूपाई कर लो। तो मैंने किसी को अगर लैंड यूज करने के लिए दी है, या मैंने किसी को लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए दी है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट सर बिल्डिंग के केस में, अगर मैंने बिल्डिंग किसी को देखो, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्टली, समझे। मैंने किसी को बिल्डिंग यूज करने के लिए दी है, मैंने किसी को बिल्डिंग लीज पे दी है, मैंने किसी को बिल्डिंग रेंट पे दी है, फिर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो, कमर्शियल पर्पस के लिए हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, XYZ पर्पस के लिए हो, मैंने किसी को बिल्डिंग यूज के लिए दी है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, बिकॉज मैंने उसको यूज करने के लिए दी है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, समझे। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लीज, रेंटल कलेक्टेड शॉल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या करना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, समझे। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस क्या होता है सर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस सर जॉब वर्क के केस में आता है कि मेरे पास, मैंने किसी से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, मैंने रॉ मटेरियल मेरे पास था, इंपोर्ट नहीं, मैंने कॉटन के कपड़े की जो रोल्स आते हैं मैंने वो खरीदी, और मैंने कपड़े की जो रॉ मटेरियल था कपड़े का, मैंने किसी जॉब वर्कर को दिया कि इसको कटिंग कर, शर्ट की कटिंग्स, ट्रैक के कटिंग्स एंड टी शर्ट के कटिंग्स करके दे। तो मैंने किसी को जॉब पे लगाया किसी को, तो जो ट्रीटमेंट होता है, प्रोसेस होता है मेरा कि रॉ मटेरियल से शर्ट की कटिंग से मैं आगे जॉब वर्कर को जाएगा और जॉब वर्कर उसको स्टिच करेगा। तो जो जॉब वर्क एंड प्रीमाइस प्रोसेसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फॉल किया गया है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन और गुड्स, मतलब अनदर पर्सन्स गुड, मतलब गुड्स मेरा, बट उस पे काम कौन कर रहा है, जॉब वर्कर कर रहा है। गुड्स किसका है, गुड्स मेरा है, बट वो उस पे काम कौन कर रहा है, जॉब वर्कर कर रहा है। जॉब वर्कर उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर रहा है, बट वो जब भी फर्दर प्रोसेस हो जाएगा तो वो गुड्स फिर से मेरे पास आ जाएगा। तो उसमें जॉब वर्कर का रोल क्या था, उसने सिर्फ उसको प्रोसेस में आगे किया, तो उसको क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। उसने जॉब वर्कर ने एक सिर्फ प्रोसेस आगे फर्दर किया है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स में क्या है, अगर मेरी बिजनेस है, समझे, मेरा बिजनेस था, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मेरा बिजनेस था प्लास्टिक का बोतल बनाना, मेरा प्लास्टिक के बोतल बिजनेस बंद हो गया। मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस बंद हो गया, तो मैंने ये मेरा चलता हुआ बिजनेस जो कि लॉस में जा रहा था, मैंने बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया।
बट बिजनेस ट्रांसफर कर दिया मैंने, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बट उसके साथ साथ सारे बिजनेस के असेट्स भी ट्रांसफर कर दिया। मतलब मैंने अपने सारे राइट्स, मैंने असेट के ऊपर से सारी मेरी ऑथोरिटी सारी मैंने किसी अदर कोई दूसरे बिजनेस को जो जिसने मेरे को टेक ओवर किया मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आप समझे? मेरा बिजनेस असेट मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, मैंने उस पे मेरा राइट गिव अप कर दिया, मैंने ओनरशिप गिव अप कर दी, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। समझे? प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस असेट। सेकंड केस क्या होता है? प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस असेट। प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस असेट्स क्या होता है सर? मैंने अपना कंपनी का बिजनेस असेट, मैंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी की गाड़ी, मैंने कंपनी की 4 व्हीलर, कंपनी की BMW, मैंने अपने ऑफिस के सीईओ मैनेजर को मैंने सीईओ हो या मैनेजर को मैंने यूज करने को दी है प्राइवेट यूज के लिए, तो सर उसको क्या कहेंगे? उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। समझियो? ओके, मतलब कंपनी का असेट, अगर कोई कंपनी का आदमी या कंपनी अपना कंपनी का असेट किसी को यूज के लिए देती है, प्राइवेट यूज के लिए किसी को फर्दर देती है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, बिकॉज ए काइंड ऑफ यूज पर्पस दी है, ओनरशिप आज भी कंपनी के पास है, इसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन मतलब मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरी कंपनी बंद हो गई तो अभी मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं है, बिकॉज मैंने कंपनी बंद कर दी तो मैंने अपना जीएसटी नंबर भी कैंसिल कर दिया रहेगा, सारा बिजनेस बंद कर दिया। तो मेरी जो बिजनेस बंद हुई है, अगर मैंने बिजनेस बंद हुई है तो मैंने सारे असेट्स मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट यहाँ एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या है सर? ट्रांसफर इज एज अ गोइंग कंसर्न। सर ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न क्या है? मतलब आज अगर मेरी कुर्सी मेरी ऑफिस की मतलब मैंने अपनी ऑफिस किसी और को ट्रांसफर कर दी, मैंने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया एज इट इज गोइंग कंसर्न बेसिस पे, मतलब मेरा चलता फिरता बिजनेस मैंने किसी और को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। दोनों नहीं एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट ने एक्सेप्शंस मेंशन किया है। एक्सेप्शन मतलब गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, मतलब एक कुर्सी पे से उठ के कोई दूसरा कुर्सी पे आके बैठ गया है, मतलब एक ओनर के बदले वहां कोई दूसरा ओनर आ गया है, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कि ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, उसे कोई भी कुछ भी नहीं माना जाएगा, तो उसे एक्सेप्शंस में डाल दिया गया है। समझे? मतलब अगर मेरा बिजनेस वाइंड अप होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे, बिकॉज द ट्रांसफर इज एज अ गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब हमारे लिए बिजनेस के ओनरशिप चेंज हुए, बिजनेस बंद नहीं हुआ, हमारे लिए सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है, इसके लिए उसको ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर बिजनेस मेरे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कैरी फॉरवर्ड किया आगे, मेरे किसी भी टीम मेरी किसी भी बोलते ना वी कैन से मेरे बाद मैंने किसी और को अपने सबऑर्डिनेट को मैंने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तो उसको बिजनेस चलाने के लिए दिया, तो उसको भी एक्सेप्शंस में इंक्लूड कर दिया गया है। गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे भी गोइंग कंसर्न बेसिस पे, मतलब हमारे लिए सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है। समझे? एग्जांपल देखो, रिच लिमिटेड इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, any goods left in stock shall be deemed to be supplied by him and GST shall be payable। समझे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज मेंशन किया है, ये सब हो गई पार्ट। अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज दी है जिसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। रीडिंग पर्सपेक्टिव से एक बार समझ लो। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। इमोल प्रॉपर्टी मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मेरी एक ये ऑफिस है, मैंने ऑफिस किसी को कमर्शियल प्रीमाइस कमर्शियल ऑफिस मेरा ये फ्लैट मैंने किसी को रेंट बेसिस पे दिया, रेंटल बेसिस पे किसी को कुछ भी इमोल प्रॉपर्टी मतलब नॉन मूवेबल, मतलब मैंने ये अपना फ्लैट किसी को रेंटल बेसिस पे किसी को दिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग क्या होता है? मतलब कंस्ट्रक्शन की जो सर्विसेज होती है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिविल उसका स्ट्रक्चर करते हैं बिल्डिंग का, तो उसको भी सर्विसेज माना जाएगी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज यहाँ रॉ मटेरियल
एक सप्लाई करता है बट हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारा नहीं है, हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, सो उसको सर्विसेज माना जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ आईपीआर, आईपीआर मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब यूज ऑफ ट्रेडमार्क, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, आपने मैकडोनल्ड्स में आप गए होंगे, केएफसी में गए होंगे, डोमिनोज में गए होंगे, इसका ओनर फॉरेनर है, फॉरेनर यूएस सिटीजन है, उन्होंने हमारे इंडिया में उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने अपने ब्रांचेस यहाँ रॉयल्टी बेसिस पर दे दिए, उन्होंने हमको कहा कि एक काम करो आप मैकडोनल्ड के नाम से यहाँ अपना आउटलेट चलाओ, बट आपको हर एवरी मंथली आपको इतना रॉयल्टी हमको पे करना है, आप रॉयल्टी पे करने के इन रिटर्न में आप हमारा मैकडोनल्ड का नाम यूज कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स के मेन्यू यूज कर सकते हो, और मैकडोनल्ड्स के मतलब मैकडोनल्ड के आउटलेट आप एक इंडिया में ओपन कर सकते हो। तो ये जो ट्रेडमार्क यूज करने की एक्टिविटी है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है, क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग। agreed to be obligation to refrain from act to tolerate actus situation। नॉन कॉम्पिट फीस मतलब आज मेरा ये बिजनेस था, आज मेरा एक मोबाइल बेचने का बिजनेस है, मैंने अपना एक कॉम्पिटिटर था, मेरे सामने ही की शॉप में एक दूसरा मोबाइल वाला था, तो मैंने क्या किया कि मेरा बिजनेस टूट रहा है, मेरा सामने वाला जो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो मेरे कस्टमर्स को छीन रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको जाके एक ऑफर की, देख बॉस तू मेरा भी लॉस कर रहा है, तू मेरे सामने हमने और तेरा भी कस्टमर लॉस हो रहा है, तो हम एक डील करते हैं। तो डील क्या हुई, मैंने उसको कहा कि तुम्हारी ये जो शॉप है, ये पूरी शॉप मैं तुमसे 50 लाख रुपीस में खरीद रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर डील तो अच्छी है, शॉप की वैल्यू है 30 लाख, बट ये बंदा मुझे 50 लाख दे रहा है। मैंने बोला कि देखो मैं आपको 30 लाख की शॉप है और मैं आपको 20 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं आपको 50 लाख दे रहा हूँ, तो आप मुझे ये सारा आपका बिजनेस दे दो और आप यहाँ से चले जाओ तो बट मैं जो 50 लाख आपको दे रहा हूँ, बट उसका एक कंडीशन है कि आप आज से 5 साल तक ये एरिया में अपनी कोई भी मोबाइल शॉप रन नहीं करोगे, और मैंने उसको एक अग्रीमेंट में ले लिया। अब समझे, नॉन कॉम्पिट फीस मतलब मैंने उससे उसका बिजनेस ले लिया और मैंने उसको एक नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट में एंटर करवा दिया कि आज से 5 साल तक तू ये एरिया में अपना बिजनेस नहीं चला सकता, और मैंने उसको 50 लाख में उससे शॉप खरीद ली। तो ये जो नॉन कॉम्पिट फीस आप दे रहे हो कि बिजनेस न करने का फीस, उससे भी सर्विसेज माना गया है, क्या माना गया है, सर्विसेज। फिर डेवलपिंग, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना, कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग, कोई सॉफ्टवेयर के कोड जनरेट करना, कस्टमाइजेशन कस्टमाइज करना, कोई सॉफ्टवेयर को एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज करना। फिर एडेप्शन, कुछ नई चीज इन्वॉल्व करना, एडेप्ट करवाना। अपग्रेड करना मतलब अपडेट्स, नया कुछ अपग्रेड आया, वर्जन अपग्रेड करना, किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अपग्रेड करना, से सारी चीज सर्विसेज है, समझे। ये सारी एक्टिविटीज जैसे कि डेवलपिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर इज एन सर्विसेज, इसको सर्विसेज में माना गया है, समझे बच्चों, क्या माना गया है, सर्विसेज में माना गया है। तो गाइस ये हमारा सप्लाई का पॉइंट यही कवर हो रहा है। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये वीडियो में आपको सप्लाई के जो बेसिक चीज थी मैंने आपको कवर कर दी है कि सप्लाई कभी माना जाता है, सप्लाई कभी कहते हैं, सप्लाई को कभी मतलब कौन सी एक्टिविटीज है जब वो होती है तो उसे सप्लाई माना जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा यही समअप होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सप्लाई के और दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, जैसे कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई आगे कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप ये वीडियोस एक बार, और यस इंपॉर्टेंट नोट्स, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही नोट्स जो है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो आप इसे नोट्स को डाउनलोड कर दीजिएगा, लिंक में से आप डाउनलोड कर लो, और ये नोट्स की आप प्रिंट आउट ले लो, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये नोट्स हाथ में रखो, ताकि आपको एक इजी वे में समझ में आएगा कि क्या कैसे फ्लो हुआ था अपना लेक्चर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल Gradpool, GRADKUL, the online digital learning app for grads and the post grads, and
ये प्लेटफॉर्म जो ग्रेडफुल है वो स्पेशली टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बेफ स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां मेरे अलावा काफी सारे और फैकल्टीज हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो भी ये टीवाई बीकॉम में है, टीवाई बीएफ के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करो and please press the bell icon so you never miss any video. Okay, hasta la vista, thank you, bye bye.